है। आगे अपन देखेंगे अपना जो टॉपिक है वो है शक्ति के प्रकार, शक्ति के विविध प्रकारों का अध्ययन करेंगे। शक्ति के विविध प्रकार, और इसमें पहला प्रकार है राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति को अपन देखेंगे। राजनीतिक शक्ति किसको कहते हैं? राजनीतिक शक्ति के अंदर जो है वो क्या आता है वो अपन देख लेते हैं। राजनीतिक शक्ति का क्या अर्थ है? राजनीतिक शक्ति का अर्थ है समाज के मूल्यवान संसाधनों जैसे कि पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार आदि को समाज के विभिन्न समूहों में वितरित करने की शक्ति। समाज के जो मूल्यवान संसाधन हैं, चाहे वो पद हो, प्रतिष्ठा हो, पुरस्कार हो, वो समाज के अलग अलग समूहों को या अलग अलग लोगों को वितरित करने की जो शक्ति है, वो बांटने की शक्ति है। चाहे वो पद हो, प्रतिष्ठा हो, ठीक है ना, पुरस्कार हो, ये सब बांटने की शक्ति ही क्या कहलाती है? राजनीतिक शक्ति कहलाती है। समाज के जितने भी मूल्यवान संसाधन है उनको बांटने की, वितरित करने की शक्ति क्या कहलाती है? राजनीतिक शक्ति कहलाती है। और चूंकि हम जानते हैं कि ये जो शक्ति किसके पास में होती है, इस राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार के द्वारा किया जाता है। राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कौन करता है? सरकार करती है, याद रखना। और सरकार के कौन करते हैं? सरकार के विभिन्न अंग करते हैं। आपको मालूम ही होगा सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सरकार के अंगों के द्वारा जो है राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। जो सरकार के वो कौन से अंग है जो है राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं? तो इसमें हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है औपचारिक अंग और दूसरा है अनौपचारिक अंग। पहले अपन देखेंगे औपचारिक अंग कौन कौन से हैं जो कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसमें आते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। सरकार के ये तीनों अंग कौन से अंग कहलाएंगे? औपचारिक अंग, जो औपचारिक रूप से जो है वो राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में कुछ अनौपचारिक अंग भी होते हैं जो कि राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करते हैं। जो राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग तो खुद तो नहीं करते हैं, लेकिन जो जो अंग इस राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये जो है वो राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं, उनके शक्ति के प्रयोग को प्रभावित कौन कौन करता है? तो उसमें दबाव समूह आ जाते हैं, राजनीतिक दल आ जाते हैं और कुछ प्रभावशाली व्यक्ति हो जाते हैं जो कि सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करते हैं। जो कि इन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के द्वारा कुछ सार्वजनिक नीतियों का निर्माण किया जाता है, उस नीति निर्माण की प्रक्रिया को जो है वो प्रभावित करते हैं। स्वयं नीति निर्माण का कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि नीति निर्माण करने वाले अंगों को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये है हमारी राजनीतिक शक्ति। समाज के मूल्यवान संसाधनों को, चाहे वो पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार हो, उनको समाज के अलग अलग अंगों में, समाज के अलग अलग समूहों में वितरित करने की शक्ति को अपन क्या कहते हैं? राजनीतिक शक्ति। इसका प्रयोग सरकार के द्वारा, अंगों के द्वारा किया जाता है। सरकार के अलग अलग अंगों के द्वारा इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक अंग। उसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका ये औपचारिक अंग है, और दबाव समूह, राजनीतिक दल, ठीक है ना, ये सारे जो है प्रभावशाली व्यक्ति, ये सब जो है वो अनौपचारिक अंगों के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट जो अपना इसमें आता है शक्ति का प्रकार है वो कौन सा है? विचारधारात्मक शक्ति। विचारधारात्मक शक्ति, विचारधारा का अर्थ होता है विचारों का समूह। विचारों का ऐसा समूह जिसके आधार पर हमारे दृष्टिकोण का विकास होता है, ठीक है ना। विचारों के कुछ समूह के द्वारा हमारे दृष्टिकोण का विकास होता है और यह हमारे सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करती है। सोचने समझने को ढंग को प्रभावित करती है। कहने का मतलब यह है कि हम देख सकते हैं कि कुछ रूढ़िवादी विचारधारा, एक होती है रूढ़िवादी विचारधारा और एक होती है आधुनिक विचारधारा। रूढ़िवादी विचारधारा जो है वो उस रूढ़िवादी विचारधारा का समर्थन करने वाले लोगों के विचार ऐसे होते हैं कि जो प्राचीन काल में जो हुआ वो सही है, परंपरा से जो होता आ रहा है वो बिल्कुल सही है, एकदम से नए विचारों को अपनाना का कोई फायदा नहीं है। जबकि आधुनिक विचारधारा जो है वो ये कहती है कि जो पुराना सब है
वो बिल्कुल ही दकियानूसी जो है वो त्याग देना चाहिए और हमें नए नए विचारों का प्रयोग करना चाहिए, नए नए विचार अपनाने चाहिए। तो ये क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो विचार है वो हमारे दृष्टिकोण का विकास करते हैं, हमारे सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करते हैं। जो आधुनिक विचारधारा के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो विचारधारा है वो सही है। जब हम रूढ़िवादी विचारधारा को पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ, ये रूढ़िवादी विचारधारा ही सही है। ठीक है ना। तो विचारधाराएं जो है हमारे सोचने विचारने के ढंग को प्रभावित करती है, यानी कि विचारधारा में शक्ति है। विचारधारा जो है वो हमारे सोचने समझने के ढंग को प्रभावित कर रही है, हमारे दृष्टिकोण को बदल देती है। तो ये वो शक्ति है जो हमारे सोचने समझने के ढंग को बदल सकती है, हमारे समझने के ढंग को प्रभावित करती है। ठीक है ना, हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। इसी को तो क्या कहेंगे, विचारधारात्मक शक्ति कहेंगे। ठीक है। और विचारधारात्मक शक्ति जो है उसके अंदर एक पॉइंट और पढ़ेंगे अपन, प्रत्येक देश के अंदर जो है तो क्या स्थिति होती है, विचारधारा किसी शासन व्यवस्था में लोगों की दृष्टि में उचित ये ठहराती की जगह कर देना ठहराती है। ठीक है, ठहराती है। विचारधारा किसी शासन व्यवस्था को लोगों की दृष्टि में उचित ठहराती है, अर्थात उसको वैधता प्रदान करती है। प्रत्येक देश के अंदर ऐसी विचारधारा जो है उसका प्रचार किया जाता है कि उस देश की शासन व्यवस्था जो है वो बनी रहे। ठीक है, और लोगों को इस प्रकार से मतलब शिक्षित किया जाता है कि वे जो है वो अपने देश के खिलाफ जो है वो कभी आवाज़ न उठाए। अपने देश की शासन व्यवस्था के प्रति उनके दिलो दिमाग के अंदर प्रेम जगना चाहिए, नफरत नहीं जगनी चाहिए। इसलिए प्रत्येक विचारधारा ऐसी होती है, प्रत्येक देश की विचारधारा ऐसी होती है कि वो अपनी शासन व्यवस्था को सदैव जो है वो उचित ठहराने का प्रयास करती है। आगे अपन देखेंगे विचारधारा के से क्या होता है। विचारधारा जो है वो भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था प्रचलित है और उसे उचित ठहराने के लिए उदारवाद, साम्यवाद, समाजवाद, एकात्मक मानववाद, अधिक अनेक प्रकार की, अधिक की जगह लिख देना, अनेक विचारधाराओं का सहारा लिया जाता है। चाहे वो उदारवाद हो, साम्यवाद हो, समाजवाद हो, एकात्मक मानववाद हो, ये अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं हैं और अलग अलग देशों में इन विचारों का सहारा लेकर, इन विचारधाराओं का सहारा लेकर के उन देशों की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को उचित ठहराने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्ग जो है अपनी विचारधारा को बनाए रखने के लिए हिंसा का प्रयोग भी करते हैं। जैसे कुछ भारत में अगर देखा जाए तो माओवादी और नक्सलवादी जो है वो अपनी विचारधारा को सही बताने के लिए कभी कभी जो है या ज़्यादातर जो है वो हिंसा का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा विचारधारात्मक जो शक्ति है वो हमारे सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करती है और इससे हमारे दृष्टिकोण का विकास होता है। ये इंपॉर्टेंट है। विचारधारा में ये शक्ति है कि हमारा सोचने समझने का ढंग जो है वो बदल जाएगा। जिस भी विचारधारा, आप गांधीवादी विचारधारा पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, गांधीवादी विचारधारा जो है वो सर्वश्रेष्ठ विचारधारा है और आपका दिमाग भी उस दिशा में काम करना शुरू हो जाएगा, आपका दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा, सोचने समझने का ढंग बदल जाएगा। आप साम्यवादी विचारधारा पढ़ेंगे तो उसको आपको उससे लगा हो जाएगा, उदारवादी विचारधारा पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि उदारवादी विचारधारा जो है आप उस ढंग से सोचने लग जाएंगे। ठीक है, और प्रत्येक देश की जो शासन व्यवस्था है वो इस ऐसी विचारधारा का प्रचार करती है जिससे उस देश की शासन व्यवस्था जो है वो बनी रहे। ठीक है, और कुछ देशों के अंदर जो है वो, जैसे हम भारत का उदाहरण लें तो माओवादी और नक्सलवादी जो है वो अपनी विचारधारा को बनाए रखने के लिए हिंसा का सहारा भी लेते हैं। ठीक है, अब अपन जो है आज की क्लास में जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा शक्ति की संरचना के सिद्धांत। शक्ति की संरचना के सिद्धांत, उसमें शक्ति की संरचना के सिद्धांत में वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, विशिष्ट वर्ग का सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत, ये सिद्धांत अपन को अभी पढ़ने हैं।
शक्ति की संरचना के सिद्धांत। शक्ति की संरचना के 4 सिद्धांत है और बारी बारी से उन चारों सिद्धांतों का अध्ययन करना है हमको। कुल 4 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, दूसरा है विशिष्ट वर्ग का सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत और चौथा है बहुलवादी सिद्धांत। सबसे पहले अपन देखेंगे वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत जो है वो सबसे पहले किसने दिया? यह सिद्धांत मार्क्सवादियों की देन है। आपने कार्ल मार्क्स का नाम सुना है। 11वीं कक्षा के अंदर मार्क्स के कुछ विचारों का अध्ययन भी अपन ने किया था। तो वो कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित ही यह शक्ति का वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत है। ठीक है, उसको अपन थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत का ये मार्क्सवादियों की देन है। कार्ल मार्क्स के जो अनुयायी थे उन्होंने इस सिद्धांत को दिया है। ठीक है, उनके अनुसार इस सिद्धांत के मुख्य मान्यता यह है कि आर्थिक आधार पर, कौन से आधार पर ध्यान रखना? आर्थिक आधार पर, इकोनॉमिक बेसिस पर समाज में 2 विरोधी वर्ग पाए जाते हैं। वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत मार्क्सवादियों की देन है और मार्क्सवादी ये कहते हैं कि आर्थिक आधार पर समाज में 2 वर्ग पाए जाते हैं और ये वर्ग कैसे होते हैं? विरोधी वर्ग होते हैं, एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के हित अलग अलग है, विपरीत हित है। ठीक है, तो ऐसे 2 वर्ग पाए जाते हैं। और फिर आगे ये कहते हैं कि वो कौन से 2 वर्ग हैं? वर्ग कौन से 2 वर्ग जो आर्थिक आधार पर? एक का नाम है बुर्जुआ वर्ग और दूसरा है सर्वहारा वर्ग। पहले वर्ग का क्या नाम है? आर्थिक आधार पर समाज में 2 वर्ग पाए जाते हैं। तो एक का नाम है बुर्जुआ वर्ग और दूसरे का नाम है सर्वहारा वर्ग। बुर्जुआ वर्ग जो क्या है? आर्थिक रूप से ताकतवर होता है। यह वर्ग जो मैंने अभी बताया आपको, यह वर्ग कैसा है? आर्थिक रूप से ताकतवर होता है। बुर्जुआ वर्ग जो होता है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, पूंजीपति वर्ग जिसको कहते हैं, यह आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। दूसरा वर्ग आता है जिसका नाम है सर्वहारा वर्ग और यह आर्थिक रूप से क्या होता है? दुर्बल होता है, कमजोर होता है। ठीक है, इस प्रकार जो वर्ग प्रभुत्व का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि समाज का ये जो पूंजीपति या बुर्जुआ वर्ग है, ठीक है ना, इस सर्वहारा वर्ग पर शक्ति का प्रयोग करता है। आर्थिक रूप से ये जो ताकतवर वर्ग है जिसको अपन पूंजीपति वर्ग या बुर्जुआ वर्ग कह रहे हैं, यह कमजोर वर्ग यानी कि सर्वहारा वर्ग, मजदूर वर्ग उसके ऊपर, जो कि कैसा होता है? दुर्बल वर्ग होता है, कमजोर होता है, गरीब होता है, उसके ऊपर क्या करता है? शक्ति का प्रयोग करता है। ये इस सिद्धांत की मूल मान्यता है। वो ये कहता है कि ये जो दोनों विरोधी वर्ग पाए जाते हैं, कौन कौन से विरोधी वर्ग? बुर्जुआ वर्ग जिसको पूंजीपति वर्ग भी कहा जाता है और एक होता है सर्वहारा वर्ग। इन दोनों के बीच में क्या चलता रहता है? निरंतर संघर्ष चलता रहता है। इन 2 विरोधी वर्गों के बीच समाज में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। ये कौन सा सिद्धांत है? वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने का कथन भी आपको याद रखना चाहिए, जो कई बार परीक्षाओं के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन जाता है कई परीक्षाओं में, और ये बहुत ही फेमस कोटेशन है, याद रखना है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। कार्ल मार्क्स कहता है कि अब तक का जितना भी इतिहास रहा है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। सब समाज अपने इतिहास को टटोलेंगे तो वहां पर 2 विरोधी वर्ग पाए होंगे और इन विरोधी वर्गों के बीच में हमेशा संघर्ष रहा है। ठीक है, आगे आने वाले जो अपने अध्याय है उसमें मार्क्सवादी विचारधारा को अपन डिटेल से भी पढ़ेंगे, जिसमें अपन ये जानेंगे कि क्या वास्तव में इतिहास जो है वो अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है या कोई और भी बातें हैं। हालांकि अगर अपन मोटे तौर पर देखा जाए तो कार्ल मार्क्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो संघर्ष को ही ध्यान में रखता है, जबकि ऐसा नहीं है। अब तक के इतिहास में हमें कई क्षेत्रों के अंदर सहयोग भी देखने को मिलता है, मानव और मानव के बीच में सहयोग भी देखने को मिलता है। इसलिए तो मानव का इतना विकास हो पाया है। आज मानव और जितने भी समाज के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर प्रगति कर रहा है, तो अगर संघर्ष ही होता तो शायद मानव जाति ही नष्ट हो गई होती। ठीक है ना।
तो केवल संघर्ष ही नहीं है बल्कि सहयोग भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो केवल मार्क्स के व्यक्तिगत विचार हैं जो अपन को यहाँ पढ़ने हैं। ठीक है, तो वो तो याद रखना ही है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ये कथन किसका है? तो कार्ल मार्क्स का कथन है। ठीक है, तो आपको ये जो वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत जो है वो समझ में आ गया होगा। वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत को मैं आपको शॉर्ट में फिर बता देता हूँ। ये सिद्धांत मार्क्सवादियों ने दिया है और इस सिद्धांत के अनुसार समाज में दो विरोधी वर्ग पाए जाते हैं। एक का नाम है बुर्जुआ वर्ग और आर्थिक आधार पर दो वर्ग पाए जाते हैं। एक का नाम है बुर्जुआ वर्ग और दूसरे का नाम है सर्वहारा वर्ग। और ये बुर्जुआ वर्ग जो है वो सर्वहारा वर्ग पर क्या करता है? शक्ति का प्रयोग करता है, क्योंकि ये आर्थिक रूप से ताकतवर होता है और ये आर्थिक रूप से कमजोर या दुर्बल होता है। ठीक है, अब तक का इतिहास इन दोनों के बीच में संघर्ष रहता। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो ये सर्वहारा बुर्जुआ वर्ग है ये इसके ऊपर क्या करता है? शक्ति का प्रयोग करता है। इसके ऊपर क्या करता है? शक्ति का प्रयोग करता है। तो अब तक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अगला जो टॉपिक है, अपना जो सिद्धांत है वो है विशिष्ट वर्ग का सिद्धांत। विशिष्ट वर्ग का सिद्धांत, विशिष्ट वर्ग का सिद्धांत, इसके प्रमुख प्रतिपादकों के नाम याद रखने हैं। जैसे कि उसमें जो प्रतिपादक थे वो कार्ल मार्क्स थे। अब यहाँ पर आपको तीन प्रतिपादक मिलेंगे, इसमें आएंगे पेरेटो, मॉस्का और मिसेल्स। पेरेटो, मॉस्का और मिसेल्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। पेरेटो, विल्फ्रेड पेरेटो, ठीक है, फिर मॉस्का और एक आएंगे मिसेल्स। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने हैं। तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, आपके आगे भी राजनीति विज्ञान की पढ़ाई करेंगे तो उसमें काम आएंगे। विशिष्ट वर्ग का जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक है विल्फ्रेड परेटो, शॉर्ट में याद रखो परेटो। ठीक है, विल्फ्रेड परेटो जो कि इटली के थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है द माइंड एंड सोसाइटी। ये भी याद रखनी है, विल्फ्रेड परेटो की पुस्तक का नाम क्या है? द माइंड एंड सोसाइटी, माइंड एंड सोसाइटी। ठीक है, दूसरे विद्वान है गितानो मॉस्का। मॉस्का याद रखिए सिर्फ, ये भी इटली के थे और उन्होंने पुस्तक लिखी थी द रूलिंग क्लास। रॉबर्ट मिचेल्स जो जर्मनी के थे, ये दोनों इटली के हैं, पेरेटो और मॉस्का इटली के हैं, जबकि मिचेल्स जो है वो जर्मनी के हैं जिन्होंने पुस्तक लिखी है पॉलिटिकल पार्टीज। ये मिचेल्स का नाम कई जगह मिशेल्स भी लिखा हुआ है, शंकर वाला शब्द मिशेल्स भी लिखा हुआ है, कहीं पर मिचेल्स भी लिखा हुआ है, तो याद रखना है, कोई भी दोनों सेम ही नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम है। तो ये जो है विशिष्ट वर्ग के प्रतिपादक, ये जो विशिष्ट वर्ग का जो सिद्धांत है वो इन तीनों विद्वानों ने दिया है। पहला पेरेटो, मॉस्का और मिसेल्स, और दोनों इटली के हैं जबकि ये जर्मनी के हैं। और इन विल्फ्रेड पेरेटो की पुस्तक का नाम है द माइंड एंड सोसाइटी, मॉस्का की पुस्तक का नाम है द रूलिंग क्लास और मिशेल्स की पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये सिद्धांत कहता क्या है? ये तो अपन ने पता कर लिया कि ये किन्होंने बताया है कि ये विशिष्ट वर्ग का सिद्धांत जो है वो उसके प्रतिपादक कौन है, वो अपन ने मालूम कर लिया। अब अपन देखते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार जो है वो शक्ति का सिद्धांत क्या कहता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार शक्ति के आधार पर समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं। यहां पर भी कहते हैं कि समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, लेकिन अब जो इसको सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग न कह करके दूसरा नाम दिया गया है विशिष्ट वर्ग और सामान्य वर्ग। विशिष्ट वर्ग इस सिद्धांत से ही आप मालूम कर सकते हैं कि यहां पर एक विशिष्ट वर्ग होगा और एक सामान्य वर्ग होगा। अब ये समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, एक का नाम है विशिष्ट वर्ग और दूसरे का नाम क्या है? सामान्य वर्ग। अब इसको अपन देखते हैं, विशिष्ट वर्ग कौन है? जो शक्तिशाली है, अर्थात शक्ति का प्रयोग करने वाला। और सामान्य वर्ग कौन सा है? जो शक्तिहीन है, अर्थात उसके ऊपर शक्ति का प्रयोग होता है। यानी कि विशिष्ट वर्ग शक्ति का प्रयोग करता है किसके ऊपर? सामान्य वर्ग के ऊपर। अब ये सिद्धांत आगे देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार वर्गों का विभाजन केवल आर्थिक आधार पर नहीं होता है, जैसा कि मार्क्सवादी कहते हैं कि समाज में आर्थिक आधार पर दो वर्ग पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिसको बुर्जुआ वर्ग और जो है वो सर्वहारा वर्ग के नाम से उन्होंने संबोधित किया था। लेकिन जो विशिष्ट वर्ग का सिद्धांत है वो ये कहता है कि समाज में आर्थिक आधार पर ही केवल वर्ग नहीं पाए जाते, बल्कि इसके अनेक आधार हो सकते हैं। समाज में अनेक आधार पर वर्ग पाए जा सकते हैं, जिसमें कुशलता के आधार पर, आनुवंशिकता के आधार पर, संगठन क्षमता के आधार पर, ये अलग अलग, आनुवंशिकता के आधार पर ऊंचे कुल में जिसने जन्म लिया उसके आधार पर भी हो सकता है, संगठन क्षमता के आधार पर भी हो सकता है, बुद्धिमत्ता के आधार पर, प्रबंधन क्षमता के आधार पर, नेतृत्व क्षमता
आदि, ये शादी नहीं है, आदि याद कर लेना, ठीक है ना। आदि के आधार पर समाज में अलग अलग दो वर्ग पाए जाते हैं, जिसमें भी कुशलता ज्यादा होगी, आनुवंशिकता की दृष्टि से श्रेष्ठ होगा, संगठन क्षमता ज्यादा होगी, बुद्धिमत्ता, प्रबंधन क्षमता, नेतृत्व क्षमता ये सब ज्यादा होगी, उसको कहते हैं विशिष्ट वर्ग। उसको क्या कहते हैं? विशिष्ट वर्ग। जिसमें जो है बुद्धिमत्ता ज़्यादा है, प्रबंधन क्षमता ज़्यादा है, संगठन क्षमता ज़्यादा है, आनुवंशिकता की दृष्टि से वो श्रेष्ठ है, नेतृत्व क्षमता ज़्यादा है, उसको क्या कहा जाता है? विशिष्ट वर्ग, ठीक है। और जिसमें ये कम पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? सामान्य वर्ग। और ये विशिष्ट वर्ग जो है, जो कि क्या कहलाता है? जो कि जिसके पास में क्या ज़्यादा क्या है? नेतृत्व क्षमता, संगठन क्षमता, बुद्धिमत्ता, ये सब ज़्यादा मात्रा में गुण पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या है? ताकतवर है। और ये ताकतवर वर्ग, विशिष्ट वर्ग जो होता है, वो किस पर शक्ति का प्रयोग करता है? सामान्य वर्ग के ऊपर शक्ति का प्रयोग करता है, ऐसा मानते हैं विल्फ्रेड परेटो, मॉस्का, मिशेल्स, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है कि उपरोक्त इन योग्यताओं के आधार पर प्रत्येक, आदेश नहीं है ये, देश कर लेना, प्रत्येक देश और प्रत्येक शासन व्यवस्था में समाज का एक छोटा वर्ग उभर कर आता है जो शक्तिशाली होता है और सामान्य व्यक्तियों पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। इसको क्या कहते हैं? विशिष्ट वर्ग कहते हैं। प्रत्येक देश, यहाँ पर देखिए, एक प्रत्येक देश है, ये बड़ा देश है, ठीक है। अब उस देश के अंदर बुद्धिमत्ता के आधार पर, नेतृत्व क्षमता के आधार पर, संगठन क्षमता के आधार पर, ठीक है ना, प्रबंधन क्षमता के आधार पर, आनुवंशिकता के आधार पर इस पूरे देश के अंदर एक छोटा सा वर्ग उभर करके आएगा, जो क्या करेगा? जो कि उसमें ये सारी शक्तियां होगी, प्रबंधन क्षमता होगी, नेतृत्व क्षमता होगी, ये सब। और ये जो वर्ग है वो क्या होगा? शक्तिशाली होगा और पूरे इस देश के ऊपर क्या करेगा? शक्ति का प्रयोग करेगा। तो ये जो छोटा सा वर्ग उभर करके आ रहा है, इसका नाम क्या है? इसी को अपन क्या कहते हैं? विशिष्ट वर्ग कहते हैं। और ये जो पूरा जो जिसके ऊपर शक्ति का प्रयोग कर रहा है, ये कौन सा वर्ग होगा? सामान्य वर्ग। ये कौन सा वर्ग होगा? सामान्य वर्ग। इसको अपन सामान्य वर्ग कहेंगे। तो आपको समझ में आओगे, एक बड़े देश के अंदर, एक प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था के अंदर नेतृत्व क्षमता, संगठन क्षमता, प्रबंधन क्षमता आदि गुणों के आधार पर एक छोटा सा वर्ग, लोगों का एक समूह उभर करके आता है, जो पूरी शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेता है, पूरी शासन व्यवस्था में शक्ति का प्रयोग करता है, ठीक है ना। इसलिए ऐसे छोटे से वर्ग को क्या कहते हैं? विशिष्ट वर्ग। और जिसके ऊपर शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है उसको क्या कहते हैं? सामान्य वर्ग कहते हैं। और ये भी आपको याद रखना है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इस जैसे विशिष्ट वर्ग में कौन शामिल होता है? तो देश के राजनेता शामिल होते हैं। विशिष्ट वर्ग में प्रशासक, उद्योगपति, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर, ये सब विशिष्ट वर्ग के अंदर आते हैं। प्रत्येक देश के अंदर ये सब विशिष्ट वर्ग के अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण विचार है जो यहाँ पे दिया हुआ है, वो आपको याद रखना है कि विशिष्ट वर्ग जो होता है वो हमेशा शक्तिशाली बना रहता है, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, ठीक है ना। अलग अलग दलों की सरकारें जो है बदलती रहती है, लेकिन विशिष्ट वर्ग जो होता है वो हमेशा शक्तिशाली बना रहता है, चाहे वो कोई भी शासन व्यवस्था हो या किसी भी दल की सरकार हो। विशिष्ट बल जो है, वर्ग जो होता है वो हमेशा शक्तिशाली बना रहता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि विशिष्ट वर्ग जो है वो सिद्धांत क्या कहता है, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत जो है वो शक्ति को किस रूप में परिभाषित करता है, आपको समझ में आ गया होगा। विशिष्ट वर्ग का सिद्धांत जो है वो विल्फ्रेड पेरेटो, मॉस्का और मिशेल्स ने दिया है। और पेरेटो की पुस्तक द माइंड एंड सोसाइटी है, मॉस्का की पुस्तक का नाम द रूलिंग क्लास है, मिशेल्स की पुस्तक का नाम पॉलिटिकल पार्टीज है। और इस सिद्धांत के अनुसार समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, शक्ति के आधार पर समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, विशिष्ट वर्ग और सामान्य वर्ग। विशिष्ट वर्ग में वो शक्तिशाली होता है क्योंकि उसके पास में होती है प्रबंधन क्षमता, बुद्धिमत्ता, नेतृत्व क्षमता, आनुवंशिकता, कुशलता, ये सब गुण पाए जाते हैं। इसलिए यह क्या करता है? शक्ति का प्रयोग करता है। और किसके ऊपर शक्ति का प्रयोग करता है? सामान्य वर्ग के ऊपर, जिसमें ये प्रबंधन क्षमता, नेतृत्व क्षमता आदि सब गुण पाए नहीं जाते हैं, ठीक है ना। और विशिष्ट वर्गों में किसको शामिल किया जाता है? उस देश के वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ठीक है ना, नेता और प्रशासक, ये सभी उसमें आते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि ये जो विशिष्ट वर्ग होता है वो किसी भी दल की सरकार हो, हमेशा जो है वो शक्तिशाली बने रहते हैं। आगे अपन देखेंगे नारीवादी सिद्धांत। शक्ति के प्रयोग का कौन सा सिद्धांत देखेंगे? नारीवादी सिद्धांत। वो अपन को बहुत ही सुंदर ढंग से समझना है। नारीवादी सिद्धांत क्या कहता है?
वो अपन देखते हैं। देखिए नारीवादी सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार समाज में शक्ति के विभाजन का आधार क्या है? लैंगिक है। समाज में शक्ति जो है वो लैंगिक आधार पर बटे हुई है। नारीवादी विचारक जो है वो देखिए स्त्री से जुड़ी हुई बात करती है, स्त्रियों के अधिकारों की बात करते हैं, और वो ये कहते हैं कि समाज में ये जो शक्ति का बंटवारा है वो लैंगिक आधार पर है। लैंगिक आधार पर किस प्रकार से है वो देखिए, समाज में ये दाम नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार समाज की सारी शक्ति किसके हाथ में है? पुरुष वर्ग के हाथ में केंद्रित है। ये नारीवादी मानते हैं कि समाज की सारी शक्ति पुरुषों के हाथ में केंद्रित है और महिलाओं के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। नारीवादी विचारक जो ये मानते हैं कि समाज में शक्ति जो है वो लैंगिक आधार पर विभाजित है और इसमें पुरुष वर्ग जो है उसके हाथ में ज्यादा शक्ति है और ये शक्ति किसके ऊपर प्रयोग की जा रही है? महिलाओं के ऊपर जो है वो शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए इस सिद्धांत के आधार पर यूरोप महाद्वीप के अनेक देशों में, यूरोप जो महाद्वीप है अपन जानते हैं, ठीक है ना, उस महाद्वीप में नारी मुक्ति आंदोलन प्रारंभ हुए। नारियों को पुरुषों के उत्पीड़न से बचाने के लिए नारी मुक्ति आंदोलन प्रारंभ हुई, जो वो क्या करना चाहते हैं? पितृसत्तात्मक समाज का अंत करना चाहते हैं। ये जो नारीवादी जितने भी या नारी मुक्ति आंदोलन जो है वो चल रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं? उनका मूल जो उद्देश्य क्या है? तो वो उनका मूल उद्देश्य है पितृसत्तात्मक सत्ता जो है या पितृसत्तात्मक समाज है उसको समाप्त करना चाहते हैं। पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ ये होता है कि एक ऐसा समाज जिसमें पुरुष वर्ग जो है उसको प्राथमिकता दी जाती है। पुरुष वर्ग, यहाँ जैसे मान लीजिए एक परिवार है, परिवार के अंदर यदि जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होगा, चाहे वो या तो आपके दादाजी है या आपके पिताजी है या आप स्वयं हैं, तो उसकी सत्ता चलेगी। पुरुष वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी। पुरुष वर्ग जो है वो शक्ति का प्रयोग करेगा, उसके आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता है कोई भी। और स्त्री वर्ग के जो है उनकी जो आदेश है, इच्छाएं हैं, उनका ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। तो उसको, या पुरुष जो है वो अच्छी नौकरियां कर सकते हैं, पुरुष जो है वो किसी भी प्रकार की नौकरी कर सकते हैं, राजनीति में जा सकते हैं, नौकरियां कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन स्त्रियों को सिर्फ विशेष प्रकार की जॉब, जैसे छोटे छोटे काम दे दिए जाते हैं और वो काम जो कि पुरुष करने के लिए स्वतंत्र है, वो नारियों को करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। तो उसको कहते हैं पितृसत्तात्मक समाज। तो ऐसे पितृसत्तात्मक समाज का अंत करना जो है वो नारीवादी आंदोलनों का प्रमुख उद्देश्य है या नारी मुक्ति आंदोलनों का प्रमुख उद्देश्य। तो आपको नारीवादी सिद्धांत जो है वो समझ में आ गया होगा। नारीवादी सिद्धांत ये कहता है कि समाज में जो शक्ति है वो लैंगिक आधार पर बटी हुई है, जिसमें पुरुष वर्ग जो है वो शक्तिशाली होता है, पुरुष वर्ग जो है उसके हाथ में सारी शक्ति केंद्रित रहती है और वह शक्ति का प्रयोग जो है वो महिलाओं के ऊपर करता है। यूरोप महाद्वीप में अनेक देशों के अंदर जो है वो ये नारी मुक्ति आंदोलन शुरू हुए हैं, वो इसीलिए है कि ताकि महिलाओं को पुरुषों के उत्पीड़न से आज़ादी दिला सकें और पितृसत्तात्मक समाज को अंत करना चाहते हैं, ठीक है। आगे अपन पढ़ेंगे बहुलवादी सिद्धांत, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुलवादी सिद्धांत, आगे अपन देख रहे हैं बहुलवादी सिद्धांत, ठीक है। बहुलवादी सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार समाज में सारी शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में न होकर के अनेक समूहों में बटी रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है कि समाज में सारी शक्ति जो है किसी एक वर्ग के हाथ में या दो वर्गों के हाथ में बटी हुई नहीं है, बल्कि दो या दो से अधिक वर्गों में बटी हुई है। जैसे अपन देख रहे थे वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत में कहा था कि समाज में सारी शक्ति जो है वो एक बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग में बटी हुई है। अपने विशिष्ट वर्ग का सिद्धांत देख रहे थे, उसमें भी ये देखा था कि समाज की सारी शक्ति विशिष्ट वर्ग और सामान्य वर्ग में बटी हुई है। नारीवादी सिद्धांत देखा, उसमें भी देखा कि समाज की सारी शक्ति पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में बटी हुई है। लेकिन बहुलवादी ये मानते हैं कि समाज में शक्ति दो वर्गों में बटी हुई नहीं है, बल्कि अनेक सारे समूहों में बटी हुई होती है, अनेक सारे ग्रुप्स में बटी हुई होती है। ये याद रखना है। बहुलवादी सिद्धांत, ये बहुलवादी विचारक या सिद्धांत ये मानता है कि समाज में शक्ति जो है वो अनेक समूहों में बटी रहती है, ठीक है। इसलिए उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था में इंसानों के बीच सतत सौदेबाजी चलती रहती है, अर्थात बार्गेनिंग चलती रहती है और
मतलब इंसान है या समूह है वो आपस में सौदेबाजी करते रहते हैं। एक समूह दूसरे समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, दूसरा समूह पहले वाले की आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं, आपस में सौदेबाजी चलती रहती है। इसलिए सभी वर्ग आपस में एक दूसरे पर अंतर्निर्भर है। कोई भी वर्ग दूसरे वर्ग पर शक्ति का प्रयोग न करके आपस में जो है वो एक दूसरे का काम करते हैं और सहयोग से काम चलता है। शोषणकारी व्यवस्था नहीं होती है। शक्ति के आधार पर समाज में शोषणकारी व्यवस्था नहीं होती है। ये कहता है बहुलवादी सिद्धांत कि समाज में बहुत सारे वर्ग पाए जाते हैं और प्रत्येक जो समूह है या समूह है उसको दूसरे समूह की जरूरत है। इसलिए प्रत्येक समूह की दूसरे समूह से कोई लड़ाई नहीं चलती है, बल्कि सौदेबाजी चलती है कि आप हमारा ये काम कीजिए, हम आपका ये काम करते हैं। सौदेबाजी चलती रहती है। इसलिए एक समूह दूसरे समूह के ऊपर शक्ति का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि वार्तालाप करता है, ठीक है ना, परिचर्चा करता है और वार्तालाप से जो है अपनी समस्या का समाधान करता है। इसलिए ये दो वर्गों के बीच में क्या पाई जाती है, जो है वो पाई जाती है वर्ग सहयोग की भावना पाई जाती है। ठीक है, बहुलवादी सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है कि यह भारतीय दृष्टिकोण है। बहुलवादी सिद्धांत जो है वो भारतीय दृष्टिकोण है, जिसमें शोषण और वर्ग संघर्ष की बजाय किसकी बात की जाती है, उत्तरदायित्व पर आधारित होती है। हमारी व्यवस्था कैसी है, उत्तरदायित्व पर आधारित, जिसके अनुसार शक्तिशाली होने का अर्थ है सार्वजनिक हित में शक्ति का प्रयोग करना। जिसमें शक्तिशाली होने का अर्थ है सार्वजनिक हित में शक्ति का प्रयोग करना। सॉरी, इसलिए इसमें शक्तिहीन को शक्ति संपन्न बना करके हमारा जो भारतीय दृष्टिकोण वो ये कहता है कि शक्तिहीन है, जो कमजोर है, दुर्बल है, जिसमें शक्ति नहीं है, उसको शक्ति संपन्न बना करके कैसा समाज बनाना, समरसता युक्त समाज की स्थापना पर बल देता है। हमारा जो भारतीय दृष्टिकोण है वो जो है वो वर्ग संघर्ष पर आधारित नहीं है, बल्कि उत्तरदायित्व पर आधारित है। और हमारा उत्तरदायित्व ये है कि जो शक्तिशाली है वो ये समझता है कि मैं शक्तिशाली हूं, अर्थात मैं अपनी शक्ति का प्रयोग सार्वजनिक हित में करूंगा, लोगों की भलाई के लिए करूंगा, और साथ में जो शक्तिहीन है उसको शक्ति संपन्न बना करके एक समरसतापूर्ण समाज बनाऊंगा, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं होगा। ऐसा बहुलवादी दृष्टिकोण है जो है वो मानता है। तो ये भारतीय दृष्टिकोण भी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुलवादी दृष्टिकोण के अनुसार समाज में दो शक्ति के आधार पर दो वर्ग नहीं पाए जाते हैं, बल्कि शक्ति अनेक समूहों में बटी रहती है और प्रत्येक समूह दूसरे समूह से संघर्ष नहीं करता है, बल्कि एक दूसरे से सहयोग करता है, क्योंकि प्रत्येक समूह को दूसरे समूह की जरूरत पड़ती है। इसलिए समाज में शक्ति के आधार पर शोषणकारी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। और यह जो बहुलवादी दृष्टिकोण है, यह भारतीय दृष्टिकोण है, जिसमें शोषण और संघर्ष का नाम नहीं है, बल्कि यहां पर जो है उत्तरदायित्व की भावना होती है। और वो यह कहता है कि हमारे पास शक्ति है, इसका मतलब हम सार्वजनिक हित में लोगों की भलाई के लिए शक्ति का प्रयोग करेंगे, और जो शक्ति से दुर्बल है, जो दुर्बल वर्ग है, उसको हम शक्ति संपन्न बनाएंगे और शक्ति संपन्न बना करके एक समरसतापूर्ण समाज का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार ये आपके शक्ति के चारों सिद्धांत आपके कंप्लीट हो जाते हैं। पहला अपन ने बहुलवादी सिद्धांत पढ़ा, फिर उसके बाद में नारीवादी सिद्धांत पढ़ा, नारीवादी के बाद में इससे पहले हमने विशिष्ट वर्ग का सिद्धांत पढ़ा, पेरेटो, मॉस्का, मिशेल्स वाला, और वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत जो मार्क्सवादियों का था वो पढ़ लिया। और उसके इससे पहले अपन ने जो है वो राजनीतिक शक्ति के प्रकार पढ़ लिए थे, राजनीतिक शक्ति, विचारधारात्मक शक्ति और आर्थिक शक्ति, इसको पढ़ लिया था अपन ने, ठीक है। और उसके बाद में अपन देखेंगे, इससे पहले अपन ने जो है इससे पहले अपन ने पढ़ा था शक्ति प्रभाव में, शक्ति और प्रभाव में समानता पढ़ी थी, शक्ति प्रभाव में अंतर पढ़ लिया, और शक्ति बल में अंतर पढ़ लिया, सामान्य अर्थ पढ़ लिया, शक्ति की 3 परिभाषाएं देख ली अपन ने, जिसमें मैकाइवर, ऑर्गेन्स्की और बायस्टेड की परिभाषा देख ली। उसके बाद में यूरोपीय चिंतन में अलग अलग विद्वानों के नाम देख लिए, ठीक है, और भारतीय राजनीतिक चिंतन में भी अलग अलग विद्वानों के नाम देख लिए, ठीक है। अब एक लास्ट में एक कोटेशन जो रह गया था वो अपन देख लेते हैं, और उसके साथ में फिर जो है वो ये अपने क्लास का खत्म रह गया था कि यहाँ पे दिया हुआ है स्पेशल पॉइंट याद रखना है ये कि
जब शक्ति और बल में अंतर किया जाएगा, जब शक्ति और बल में अंतर करेंगे तब शक्ति जो होगी वो कैसा होगा, अप्रकट तत्व होगा, और बल जो होगा वो क्या होगा, बाल की जगह बल कर लेना, बल क्या होगा, प्रकट तत्व होगा। ठीक है ना। जब शक्ति और बल में अंतर किया जाएगा तब शक्ति जो है वो अप्रकट तत्व माना जाएगा और बल को क्या माना जाएगा, प्रकट तत्व। ठीक है ना। जैसे मैंने पुलिस वाला और स्कूल के शिक्षक का उदाहरण देके बताया था कि उनके पास में शक्ति रहती है, कि पुलिस के पास शक्ति रहती है कि वो किसी को भी दंडित कर सकता है, लेकिन वो भी साइलेंट है, सुषुप्त अवस्था में। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही वो किसी को, तो वो कैसा है, अप्रकट तत्व है, लेकिन जैसे ही वो किसी को पीटना शुरू कर देगा तो वो शक्ति किस में बदल जाती है, बल में, वो दिखना शुरू हो जाता है वो, और वो कैसा हो जाता है, प्रकट तत्व हो जाता है। वही शक्ति और प्रभाव में जब अंतर करेंगे, शक्ति और प्रभाव में अंतर करेंगे तब शक्ति कैसा रहेगा, प्रकट तत्व रह जाएगा। शक्ति कैसा रहेगा, प्रकट तत्व, और प्रभाव कैसा रहेगा, अप्रकट तत्व रहेगा। ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट ये भी याद रखना है कि शक्ति में बल और प्रभाव दोनों निहित होते हैं। शक्ति में बल भी होता है और प्रभाव भी होता है। ठीक है। दोनों तत्व निहित होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस टॉपिक से जुड़ी हुई कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है। और आप इसी प्रकार से अध्ययन करते रहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।